नागपुर कस्बे में पिंकी नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो कस्बे में एक मदरसे के बाहर बर्गर कचौड़ी बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। मदरसे की छुट्टी के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौड़ी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौड़ी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे बच्चे कचौड़ी बर्गर बड़े ही मजे से खाते थे। इतना ही नहीं, उस कस्बे के लोग भी वो कचौड़ी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे 2 प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों के कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। शुक्रिया काका। मदरसे के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बर्गर बेचा करती थी। उनकी बिक्री बहुत कम होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बेहद जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौड़ी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार अम्मी का ख्याल रखती थी। जानती हैं अम्मी, आज मेरे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाकर लोगों ने बेहद तारीफ की और मेरे सारे कचौड़ी बर्गर बिक गए। ये तो बेहद अच्छी बात है। मैं मालिक से दुआ करूंगी कि तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी दवाखाना में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसकी वजह से वो कचौड़ी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपने दुकान की तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौड़ी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रेखा दीदी, कचौड़ी बर्गर दे दो मुझे 1 प्लेट। अभी देती हूँ, जरा रुक जा। उसके हाथ के कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौड़ी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौड़ी बर्गर खा के तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसे कचौड़ी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी को पसंद नहीं आए। उधर पिंकी की अम्मी ठीक होकर घर वापस आ जाती हैं और पिंकी दूसरे ही दिन कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाए बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौड़ी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे कस्बे वाले और सारे बच्चे वहाँ कचौड़ी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी ने नहीं खाए। और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर ऐसी भीड़ लग गई। इसे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो मौका देखते ही पिंकी के कचौड़ी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को कस्बे के लोग वहाँ से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बेहद खुश हो जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौड़ी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं अपनी अम्मी का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौड़ी बर्गर तो कोई लेगा ही नहीं। ऐसा इस कचौड़ी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया? एक बाबा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के करीब आते हैं। बेटा, मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर मैं आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे करीब आ गया। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए। आप कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बाबा को पिंकी का रवैया बेहद अच्छा लगता है और वो बाबा उस कचौड़ी बर्गर को देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज मैं कचौड़ी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरी कचौड़ी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है।
जिसकी वजह से लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौड़ी बर्गर में मिलावट? तुम मुझे जरा खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौड़ी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौड़ी बर्गर अपनी अम्मी को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौड़ी बर्गर उसकी अम्मी खाती है, उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ, ना ही मेरी तबीयत बिगड़ी। क्या अम्मी, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। पिंकी, जरा कचौड़ी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौड़ी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारे कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात कस्बे में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौड़ी बर्गर खा के देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। रेखा कचौड़ी बर्गर जैसे ही खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौड़ी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ में नहीं आती। अगले दिन बाबा पिंकी के पास फिर से आते हैं। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे बाबा, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे, और कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बाबा एक परी के रूप में आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन हैं? हाँ पिंकी, मैं बाबा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी शराफत देखकर मैं बेहद खुश हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे कचौड़ी बर्गर को एक जादुई कचौड़ी बर्गर के रूप में बदल दिया था, जिससे जो भी शरीफ इंसान वो कचौड़ी बर्गर खाएगा, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बेहद खुश हो जाती है और शुक्रिया कहती है। वो जादुई कचौड़ी बर्गर से अपनी अम्मी और सारे लोगों की बीमारी ठीक करती है। डेरा गांव में एक खानदान रहता था, जिसमें 2 भाई और उनकी बेगम रहती थीं। अशोक बड़ा भाई था, वो घर की बागडोर संभालता था। अशोक तरबूज उगाता था। अजय, जो कि उसका छोटा भाई था, बड़े भाई की वो खेती में मदद करता था, पर वो मन से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। अशोक और अजय पूरा दिन खेत में ही रहते थे। एक दिन अशोक को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। मैं खाद और बीज के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम खेत का और तरबूजों का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। जी भैया, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। अशोक काम से चला जाता है, लेकिन अजय ठीक से तरबूज की उगाई का ख्याल नहीं रखता। वो न वक्त पर पानी देता और ना ही छोटे कीड़ों से उसे बचाता है। भैया, मैं देख रही हूँ कि आप फसल का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो देखने के लिए नहीं है, ऐसे में तो फसल बर्बाद हो जाएगी। भाभी, आप फिक्र ना करें, फसल सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अजय ऐसी नादानी में फसल का नुकसान कर देता है। एक दिन अशोक के आने से पहले जब अजय फसल को देखने जाता है, तो जितने भी बीज रखे थे और तरबूज आए थे, वो सब खराब हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरी थोड़ी सी नादानी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगा। अगले दिन अशोक आ जाता है। अशोक ये सब देखकर बहुत नाराज होता है। मैंने तुम्हें ठीक से ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुमने फिर भी नादानी की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या खाएंगे हम? अब कहाँ से कमाई होगी? भैया माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार का मौका नहीं दूंगा मैं। तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे। जाओ अपना खुद का काम ढूंढो और कमाओ, मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अजय दुखी होकर वहां से चला जाता है। अजय बहुत दिनों तक दूसरा काम ढूंढता है, लेकिन किसी और के यहाँ काम ना मिलने पर
और भाई के भी अपने पास ना रखने पर वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। मैंने बहुत दिनों से जगह जगह पर काम ढूंढा पर कहीं पर काम नहीं मिला। अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, क्या खाएंगे हम। तभी अजय की पत्नी को एक तरकीब सूझती है। मेरे अब्बू के पास आलू की खेती है, हर वक्त बहुत से आलू उनके पास बच जाते हैं। उनसे आलू लेकर हम भेलपूरी बनाकर गांव में बेच सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में कोई भेलपूरी वाला नहीं है। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, हम ये सब कर सकते हैं। अगले ही दिन अजय अपने ही पत्नी के मायके से बचे हुए आलू ले आया और एक ठेला लगाकर भेलपूरी बेचने लगा। अजय का धंधा चलने लगा। गांव के बहुत से लोग उसके पास खाने आने लगे। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हें भी मदद के लिए आना है तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। ग्राहक इतने बढ़ गए कि अजय की पत्नी को भी उसकी मदद के लिए आना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। अरे, कुछ दिनों से ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। ऐसे तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में ही हमें देखकर किसी ने भेलपूरी की दुकान खोल दी है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्या हमें एक के साथ एक भेलपूरी फ्री देनी चाहिए? नहीं, ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या करें जिससे हमारा काम बंद होने से बच जाए? हमें कोई और तरकीब ढूंढनी होगी। अजय अपने खेत के पास से ही गुजर रहा होता है। अपने भाई से उसका हालचाल पूछने जाता है। कैसे हो भैया? अब मैं ध्यान लगाकर अच्छे से काम करने लगा हूँ। आप कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे सारे तरबूज नहीं बिक रहे और जब तक और ऑर्डर आता है तब तक वो पड़े हुए तरबूज खराब हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं। अरे भैया, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कुछ करता हूँ। अजय घर जाकर अपने खेत के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं बचे हुए तरबूज को अपनी भेलपूरी में इस्तेमाल करूं? भैया से खरीद कर उनकी कमाई और यहाँ उसे भेल में मिलाकर अपनी कमाई बढ़ा दूं। अलग भेल देखकर गांव वाले मेरी दुकान में भेल खाने आएंगे, जिससे मेरा ठप पड़ा काम बढ़ जाएगा। अगले ही दिन अजय ने होनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तरबूज भेलपूरी, और तरबूज फ्लेवर्ड भेलपूरी बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लग गई। इसी तरह वो अपने भाई से तरबूज लेता रहा और तरबूज भेलपूरी बेचने लगा। लेकिन अजय की बीवी तरबूज के निकले कवर से परेशान थी। उसने ये बात अपने शौहर अजय से कही। घर के पीछे तरबूज के छिलके रखे हुए हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका कहाँ कुछ करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं या खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें भेल के लिए कटोरी की तरह इस्तेमाल करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। अगले ही दिन से तरबूज के अंदर भेल बेचना शुरू किया अजय ने। सारे ही ग्राहकों को ये बेहद पसंद आया। इतनी अच्छी सोच के लिए उन्हें कई इनाम भी मिले। अजय की तरबूज भेल बहुत से गांव में मशहूर हो गई। अजय के भाई को अजय पर फक्र हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। मुझे तुम्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप नहीं कहते और मुझे काम से नहीं निकालते तो आज मैं इतना आगे नहीं आ पाता। इस सब के बाद दोनों एक अच्छे खानदान की तरह साथ में रहने लगे और अपना काम और भी गांव में बढ़ाने लगे। शोलापुर नाम के गांव में गोविंद रहता था। वो डोसा बेचने का कारोबार करता था। आदतन गोविंद बहुत ही सीधा था, इसीलिए हमेशा अपनी दुकान को लेकर वो परेशान रहता था। गोविंद हमेशा तरह तरह के डोसे बनाया करता था ताकि उसकी ग्राहकी चल सके, मगर गांव के लोगों को सस्ता और टिकाऊ खाना खाने की आदत थी। लोग घर का दाल चावल ज्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से गोविंद की दुकान चलती नहीं थी। गोविंद की डोसे की दुकान ना चलने की वजह से गोविंद और उसके बेटे विकास ने एक फैसला किया। पिताजी, हमें अब डोसा का कारोबार गांव में नहीं शहर में जाकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं। मैंने शहर में देखा है कि वहाँ के लोग ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं और अब तो मोबाइल से ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं। अरे जानता तो मैं भी हूँ, मगर उतने पैसे कहाँ से लाऊंगा बेटा। नई जगह, नया घर,
अरे व्यापार जमाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जी पिताजी, आपकी बात तो दुरुस्त है, मगर हमें कुछ और भी सोचना होगा। गोविंद और विकास दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके घर मालती, जो उसी गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, वो आ गई। मालती और मालती की बेटी महिमा उसी गांव में रहते थे। महिमा शहर में बीए की पढ़ाई कर रही थी। क्या बात हो रही है अब्बू और बेटे में? सब कुछ ठीक तो है? अरे अरे आओ आओ मालती बहन आओ। कुछ नहीं, बस मैं विकास को कारोबार के बारे में थोड़ा सा सिखा रहा था। आप तो हमेशा ही व्यापार, काम और पैसा, वो सब छोड़िए। ये देखिए के लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए घर पर बनाई हुई रबड़ी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। अरे वाह मालती काकी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। कम से कम आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? किसने ये अफवाह कस्बे में फैला दी? हमारा तो हमें लागत भी नहीं आता। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। गोविंद और मालती दोनों ही कारोबार ना चलने से बहुत परेशान थे। तब विकास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मेरे और पिताजी के पास एक तरकीब है। हम सोच रहे हैं कि शहर जाकर एक नई शुरुआत करें और हम इंतजार कर ही रहे हैं। ओहो, तुम दोनों अब्बू बेटे ने पहले से ही तय कर लिया है, तो देर किस बात की? हम इस चीज का जल्दी से शुरुआत करते हैं। गोविंद और विकास जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके जा ही रहे थे कि मालती की बेटी महिमा ने मालती को गोविंद और विकास के खिलाफ भड़का दिया। अम्मी, मैंने सुना है कि आप विकास और उनके अब्बू के साथ शहर जाने वाली है। उनका व्यापार तो पहले से ही खराब था। हमारा थोड़ा बहुत जो पहले से चल रहा था वो भी आप खतरे में डाल रही हैं। तो तुम क्या चाहती हो? हम यहाँ रहकर कुछ ना करें? मैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं आपको काम करते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए ये सारा आइसक्रीम का सामान और ये ठेला हम विकास और गोविंद काका को बेच देंगे और आप मेरे साथ रहना शहर चलकर। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं और तुम जाकर ऐसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। शहर में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो होगी। मालती और महिमा अपना सारा सामान और आइसक्रीम की गाड़ी लेकर विकास और गोविंद के घर पहुँचे। गोविंद भाईजान, मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकूंगी। आप मेरा आइसक्रीम का सामान रख लीजिए। जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। मगर बीच में हमसे पैसे मत मांगना। पैसों से रिश्ते खराब होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बस पैसों से रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। मैं इसका ख्याल रखूंगी और मेरे ना रहने पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। गोविंद को पैसों की तकलीफ तो पहले से ही थी, अब एक और आ गई, आइसक्रीम की। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। वैसे भी आप कई तरह के डोसे बनाकर बेचते हैं। काम कीजिए, आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचिए। इससे दोनों ही व्यापार एक होकर चलने लगेंगे। विकास की बातें सुनकर उसके पिताजी ने वैसा ही किया। शहर न जाकर गांव में ही आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचना शुरू किया। गांव वालों को जब पता चला कि गोविंद और विकास गांव में आइसक्रीम डोसा बेच रहे हैं तो गांव वाले अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आइसक्रीम डोसा का कारोबार बढ़ाने उनकी दुकान पर चले गए। पहले ही दिन दोनों बाप बेटों ने महीने भर की कमाई कर ली। जैसे जैसे आइसक्रीम डोसे के बारे में लोगों को पता चलता, वो खुद तो खाते ही साथ ही अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। आइसक्रीम डोसा सब जगह मशहूर हो गया। अरे जनाब, एक आइसक्रीम डोसा दीजिए, पूरी फैमिली के लिए। जी भाई साहब। विकास बेटा, जाकर बाजार से थोड़ा सा दूध लेकर आना, क्योंकि दूध खत्म हो गया है बेटा। गोविंद और विकास के आइसक्रीम डोसा चलने की खबर महिमा और मालती तक भी पहुंच गई और महिमा ने आग में घी डालने का काम किया। सुना माँ, हमारे आइसक्रीम से ही उनका इतना अच्छा व्यापार हो गया है और उन्होंने हमारे पैसे अब तक नहीं लौटाए और हम यहाँ पर एक एक टाइम का खाना तौल कर यहाँ पर खा रहे हैं और वो बाप बेटे गांव में होकर भी मजे से हैं। भूल
भूल गए होंगे बेचारे। जाने दो, कुछ रुपयों के लिए किसी से झगड़ा थोड़ी ना करना है। कोई बेचारे नहीं, जब पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान अलग होता है, और जब देने का समय आता है, मैंने आपकी वजह से अब तक अपना मुंह बंद कर रखा है, लेकिन अब नहीं। मैं अभी जा रही हूँ उनके पास और सारे के सारे पैसे अभी के अभी लेकर आऊंगी। महिमा मालती की बात फिर भी नहीं सुनती और गोविंद और विकास के पास चली जाती है अपने महीनों पुराने आइसक्रीम के पैसे लेने। महिमा को कई दिनों बाद देखकर विकास और गोविंद दोनों ही बहुत खुश हो गए, मगर महिमा वहाँ अपने पैसे लेने गई थी। काका, मुझे मेरे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए बस। मैं नहीं चाहती कि आपके और हमारे परिवार के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विकास बेटा, इनके पैसे देकर यहाँ से इन्हें रफा दफा करो। ये क्या है? मैं यहाँ सिर्फ आइसक्रीम के पैसे नहीं, बल्कि आइसक्रीम डोसा के व्यापार में हिस्सा मांगने आई हूँ। आखिरकार हमने तय किया था कि सब साथ में व्यापार करेंगे, और अब आप हमें हमारा हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते। महिमा की बातें सुनकर गोविंद और विकास दोनों ही दंग रह गए और वो समझ ही नहीं पाए ये इशारा किसकी तरफ है, और उसी वक्त मालती वहाँ पर आ गए। इस चुड़ैल को तो मैं देख लेती हूँ। गोविंद भाईजान, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आई बड़ी हिस्सा मांगने वाली। सुबह उठकर बिस्तर तक उठाने को नहीं होता है, और तुम हिस्सा मांग रही हो। मालती महिमा को लेकर जा ही रही थी कि गोविंद ने उन्हें रोक दिया। अरे ठहरो बच्ची ठहरो, मैं पहले से ही विकास और मालती की आइसक्रीम डोसे की एक बड़ी सी कैंटीन खोलने को सोच रहा था। सच, आज आपने मेरी बेटी की भी किस्मत चमका दी। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। माफ कर दीजिए मुझे काका, मैंने बेहद बड़ी गलती कर दी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है, यह सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। इतना सुनते ही महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर विकास और महिमा मिलकर आइसक्रीम और डोसा की बड़ी सी कैंटीन खोलते हैं और खूब कारोबार करते हैं। अब इस व्यापार में तुम हमेशा मेरा साथ देना, और मैं तुम्हारा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद सभी मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, और फिर महिमा और विकास का व्यापार बेहद अच्छा चलने लगता है।